ओके हेलो गाइज। तो पहला सेशन हो चुका है जून 25 सीएमए फाउंडेशन एग्जाम का। एंड पेपर हमने देखे। अकाउंट्स का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, 80% ईजी था और 15-20% मीडियम या डिफिकल्ट बोल सकते हैं। बट लॉ का पेपर जो था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। राइट, उसमें से लगभग 28% ईजी थे, 28% डिफिकल्ट थे। एंड बाकी जो 44% समथिंग जो है 40 वो मीडियम थे। राइट, तो किसी ने प्रॉपर पढ़ाई की है, मॉड्यूल से स्टडी किया है, सारे पार्ट्स कवर किए हैं, तो उसको 40% प्लस मार्क्स आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज 50 में से 40% मतलब 20 क्वेश्चन उसके ठीक आने चाहिए। राइट, तो देखते हैं हम लोग आंसर की। ये टेंटेटिव आंसर की है। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द पावर टू एंटरटेन पिटिशंस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सी ऑप्शन ठीक है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। इन केस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फैमिली बिजनेस विच लॉ प्रिवेल टू डिवाइड देयर फैमिली प्रॉपर्टीज। तो उनके खुद के लॉ, देयर ओन लॉज will prevail here. P invites Q to his wedding ceremony to which Q consented to attend. This is not a contract breach of which gives any remedy to either party because there is no intention to create legal obligation because ये social contract है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसमें कुछ राइट्स ऑफ बायर्स दिए गए थे इस फोर्थ क्वेश्चन में। लाइक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, बट क्वाइट पोजेशन ये कंडीशन नहीं, वारंटी है। मतलब सेल ऑफ गुड्स में कुछ वारंटीज रहेंगी, कुछ कंडीशंस रहेंगी। तो कंडीशंस दी थी पहली तीन, ए बी सी में, और डी में ये एक ही क्वाइट पोजीशन का जो वारंटी है वो। ये क्वाइट पोजीशन ना होने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे आप लोग, बिकॉज दिस इज द ब्रीच ऑफ वारंटी। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो केस लॉज और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, मतलब जो भी ऑप्शन दिए थे इसमें से बी ऑप्शन ट्रू है। क्योंकि केस लॉ का डिसीजन जब देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब एक लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट है तो वो ऑल इंडिया एप्लीकेबल होगा, उसको बाद में कोई सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकता है, अदरवाइज वो लॉ बन जाता है, उसको बोलेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वेन अभी ये सारे मतलब इजी ही है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस वो दूसरा वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, इजी टू मीडियम है। When no documents relating to goods are annexed to bill, it is a clean bill. Right? Option C. X shows Y 20,000, X paid 15,000 in full satisfaction of the debt to which Y agreed. This is the case of remission. This is very easy. किसी ने मॉड्यूल की पढ़ाई की है तो आ जाना चाहिए था। State which of the following are negotiable instrument. तो both A and B, तो इसमें आर नॉट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, तो लॉ के हिसाब से आप तो पता है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, एंड प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, उसके बाद एंड डैश डैश में एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट। तो ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड में एक्सेप्ट एंड पे द बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट, ये हमको लगता है। ठीक है, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्प्लाइड वारंटीज। तो ऑप्शन 1 और 2, मतलब इसमें कौन से ऑप्शन थे? वो मतलब इम्प्लाइड वारंटी में वारंटी हैज टू इट द प्रॉपर्टी बीइंग फ्री फ्रॉम इनकमरेंसेस। ठीक है, ये एक ऑप्शन था और दूसरा एक था। ठीक है, तो ये पहले दो ऑप्शन सही लगते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस मतलब एक्चुअल इनवॉइस ना होके वो इनवॉइस से पहले, जिसको कोटेशन में भी यूज करते हैं और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। एफ ए स्टैंड्स फॉर, तो ये थोड़े से मीडियम टू डिफिकल्ट है, इतनी इजी नहीं है ये, बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग कि इन ऐसे वाले टर्म्स पे, मतलब कमर्शियल टर्म्स पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बट कमर्शियल टर्म्स पे काफी इस बार क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे। एफ एस, ये भी कमर्शियल टर्म पे ही है। फ्री अलॉन्ग साइड शिपमेंट, एक एक्सवर्स होता है, एक फ्री ऑन बोर्ड होता है। ठीक है, फ्री ऑन रोड होता है एफ ओ आर। तो ये एफ एस, फ्री अलॉन्ग साइड शिप। विच फैक्टर इज नॉट इन कंसिडरेशन वाइल चूजिंग मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कॉस्ट कंसिडर की जाती है, रिसोर्सेज कंसिडर किए जाते हैं, डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है, बट नेचर एंड वेल्थ ऑफ लोकेलिटी इज नॉट कंसिडर। तो दिस इज काइंड ऑफ इजी। इजी मतलब मीडियम टू इजी। 13 बी, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें नेम ऑफ द फर्म शुड बी मेंशन्ड बिलो एड्रेस ऑफ द फर्म इज फॉल्स, क्योंकि नॉर्मली नेम ऑफ द फर्म इज मेंशन्ड अबव एड्रेस। राइट, तो ये इजी था इस तरीके से, बट इसमें सोचना पड़ता है। ठीक है, बहुत प्लेन सिंपल वेनिला वेनिला प्लेन क्वेश्चंस नहीं है, सोचना पड़ेगा। अ बेंच ऑफ 3 जजेस इन हाई कोर्ट इज कॉल्ड फुल बेंच। द डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड इन AIR एंड सुप्रीम कोर्ट केसेस SAC। फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था। पार्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज वैलिड एक्सेप्टेंस।
तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, अगर एक्सेप्ट करना है तो पूरा करना पड़ेगा, राइट। A contract which is valid initially, however, ceases to be enforceable subsequently, becomes void when it ceases to be enforceable. तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, बाद में किसी कारण से मतलब लीगल लॉ चेंज हो गया या फिर इम्पॉसिबल हो गया, तो इट सीजेस, इट बिकम्स वॉइड एंड इट बिकॉज इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, राइट। उसके बाद वॉइड बन जाता है वो। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी मीन्स परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ द प्रोमिसर, ऑप्शन बी। ये इसलिए है क्योंकि सपोज कोई पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया, उसने बहुत लो में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कम वैल्यू में, उसको बाद में रियलाइज होगा कि भाई पेंट का कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, तो मेरा खर्चा तो कवर नहीं होगा, मुझे लॉस हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा तो वैसे भी लॉस हो जाएगा। तो उस केस में उसको लॉस खाना ही खाना है, इसलिए वो कमर्शियली इम्पॉसिबल है इवन दो फिजिकली पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑफिस ऑर्डर डज नॉट इंक्लूड अंडरसाइंड, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी। मुझे याद नहीं आ रहा, बट 21 का सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, राइट। इसका क्वेश्चन मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था 21 का। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स शेयर, एब्रीविएशन मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ठीक है, बट एक्चुअली एब्रीविएशन मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर, तो ये बी इज एक्चुअली राइट, एब्रीविएशन है। तो इसका देखते हैं फिर से, ठीक है, ये 21 का देखते हैं फिर से। विच टाइप ऑफ लेटर इज नॉट अ गुडविल लेटर, तो लेटर ऑफ कंप्लेंट इज नॉट अ गुडविल लेटर, ठीक है, क्योंकि गुडविल मतलब सिंपथी, अच्छा बोलना, लेटर ऑफ कंप्लेंट इज नॉट वन ऑफ देम। विच इज नॉट अ कम्युनिकेशन फ्लो, तो डायगोनल इज नॉट अ कम्युनिकेशन फ्लो, ठीक है। तो इसमें सोचना पड़ सकता है, डिफिकल्ट लगता है थोड़ा सा। इफ मैसेज इज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, द मैसेज इज सेड टू बी कंसाइज, शॉर्ट में है मैसेज, कंसाइज है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज व्हेन लिसनर गेट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत, ये दोनों ही इजी है काफी कम्युनिकेशन के है क्वेश्चंस। डैमेजेस आर अवॉइडेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट, विंडिक्टिव डैमेजेस आर अवॉइडेड बाय वे ऑफ, मतलब किसी को पनिश करना है, पिनलाइज करना है, तो विंडिक्टिव डैमेजेस हम लोग देते हैं। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, मतलब जिसको आपको ऑफर देनी है उसके नॉलेज में जब आ जाए तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता, लेकिन कंसिडरेशन ही मिसिंग है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज नॉट अ रीजन टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वाइड। सिलेक्ट द वन, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलेक्ट द वन। तो इसमें तीन चार चीजें थी, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। 29 क्वेश्चन नंबर, हाँ, सिलेक्ट द ऑड वन बोलना था, उसमें स्यू ऑफ फॉर इंटरेस्ट, स्यू फॉर रिफंड ऑफ प्राइस, स्यू फॉर डैमेजेस। तो ये तीनों कर सकते हैं आप, स्यू फॉर इंटरेस्ट, स्यू फॉर रिफंड ऑफ प्राइस, स्यू फॉर डैमेजेस इन कंडीशन ऑफ, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बट ये स्यू फॉर रिवॉर्ड, तो स्पेसिफिक रिवॉर्ड थोड़ा सा अलग लगता है, ये तो ऑड मैन यही है। और मेल रिसीट इज अ ट्रांसफर, ठीक है। विच ऑफ द दीज इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो कंसिडरेशन इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज उसमें एज्यूम किया जाता है कि कंसिडरेशन पहले से ही दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मीडियम था, मतलब सोचना पड़ता है इसमें आपको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट मीडियम है। बिल्स इन सेट्स आर मेड इन, बिल्स इन सेट्स आर मेड इन सेट्स ऑफ 4, तो ऐसे वाले क्वेश्चन थे यार, मतलब नॉर्मली ऐसे पूछे नहीं जाते ना, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर टू कंपेंसेट द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर इज प्राइमरली प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30, जो डिसऑनर होने के बाद जो भी जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये लायबिलिटी सेक्शन 30 में दी जाती है। इन प्रोमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ मनी पेएबल मस्ट बी सर्टन, प्रोमिसरी नोट में अमाउंट ऑफ मनी पेएबल मस्ट बी सर्टन, अनसर्टन तो हो नहीं सकता, आपको एग्जैक्टली लिखना है कितना अमाउंट है, डिटरमाइनेबल होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। व्हेन अ चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर टू whom it is drawn shall not pay it to otherwise than to a banker, तो चेक आप क्रॉस करते हैं, सिंपल क्रॉसिंग, ठीक है, जनरल क्रॉसिंग, तो इसका मतलब आप कैश में नहीं दे सकते, आपको बैंकर को ही किसी बैंक अकाउंट में ही पैसा देना पड़ेगा, इसलिए राइट ऑप्शन है शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर, ऑप्शन नंबर ए। अंडर विच ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस एन एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड एंड इलीगल, सो व्हेन इट इज फोरबिडन बाय लॉ इट बिकम्स वॉइड एंड इलीगल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था जब तक लॉ नहीं चेंज हुआ था, जब तक लॉ चेंज हो गया वो वॉइड हो गया, बिकॉज इट इज फोरबिडन बाय लॉ। जैसे कि एक से ज्यादा मैरिज करना, इट इज फोरबिडन बाय लॉ। स्टेट विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज एन एसेंशियल कंडीशन टू अपॉइंट एन एजेंट, तो बहुत सारे तीन चार स्टेटमेंट थे, उसमें से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज वो ट्रू नहीं है, क्योंकि नॉट ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज एन एसेंशियल कंडीशन टू अपॉइंट एन एजेंट, बिकॉज आप माइनर को भी एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं,
बस ये हो जाएगा कि उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगा, प्रिंसिपल के ऊपर सारा जिम्मेदारी आ जाएगा। तो इट किसी को भी एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, देर इज नो कंडीशन ऑफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो कैविएट एम्प्टर मीन्स द बायर मस्ट बी केयरफुल, प्रीटी सिंपल, राइट? In case no price is fixed in a contract of sale of good, the buyer is to pay reasonable price, right? तो जिसने बुक पढ़ा है, मॉड्यूल पढ़ा है, उसको तो इजीली आ जाता। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर हायर परचेस सेल एग्रीमेंट? तो द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, सेलर कैन टेक बैक द गुड्स। तो इसमें मैं कुछ कुछ तो डिफिकल्ट है डेफिनेटली, बट ये वाला जैसे क्वेश्चन है, अगर ये आपको नहीं आ रहा रीजनेबल प्राइस, तो इसका मतलब आपने मॉड्यूल की पढ़ाई नहीं की है यार। ठीक है, तो अगली बार आप पढ़ाई करनी पड़ेगी, मॉड्यूल पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद भी मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल भी लगेगा क्वेश्चन पेपर, तो भी आप 40% से ज्यादा मार्क्स ले आओगे। ये कोई 10th या 12th की एग्जाम नहीं है जिसमें 90% 95% मार्क्स आ जाएंगे आपके। इसलिए इस बात को समझ कर चलो कि पूरी पढ़ाई करने के बाद भी मुश्किल लग सकता है, लेकिन मुश्किल लगने के बाद भी अगर पढ़ाई की है तो 40% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अभी भी ऐसा ही है। और नॉट नेसेसरी कि इस बार लॉ मुश्किल आया तो अगली बार कुछ और आ जाएगा। पिछली बार मैथ्स मुश्किल आया था, इस बार लॉ आ गया। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर, ये तो हो गया। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाय वन ऑफ द पार्टी लूजेस ऑल द राइट अगेंस्ट द अदर वन इज वॉइडेबल। तो मुझे वॉइडेबल ऑप्शन लगता है सही, क्योंकि वॉइडेबल मीन्स एक पार्टी का पूरा राइट्स थोड़ा खत्म हो जाता है, और वो दूसरे एग्रीड पार्टी के कहने के ऊपर वो वॉइडेबल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो कंटीजेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं दे रहे थे, बिकॉज आपने मेरे लिए कुछ किया, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, दिस इज अ रेसिप्रोकल प्रोमिस। कंटीजेंट में मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, अगर कुछ हुआ मुझे तभी पैसे मिलेंगे, अगर अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए ऑप्शन ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ये फॉल्स स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? तो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट इज नॉट कवर्ड अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज फाइंडर ऑफ द गुड्स होना या फिर और भी जो ऑप्शन दिए थे, दोज आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आना नहीं था लेकिन आ गए बिकॉज ऑफ द लॉ। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो ये वाला तो एग्रीमेंट ही है ना पार्टिंग के केस में। पार्टीज ने एग्रीमेंट किया है कि एक जन डेट लेगा, एक जन उसको लेके पे करेगा और बाद में रिकवरी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट कम्युनिकेशन? नो फ्लो ऑफ मैसेज, बिकॉज अगर नो फ्लो मैसेज ही नहीं गया तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? Which of these is not an exception to the rule of privity of contract agreement with the minor? Which of the following statement is true? An agreement minor is with minor is void. Void है. Which of these not essential requirement of contract under Sale of Goods Act? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको पता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आपको ये भी पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और एक्सप्रेस में भी रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी वैसे ही है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी ओरल। ठीक है, तो इसलिए इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बाकी दो पार्टीज का होना, गुड्स होना, ये सारे एसेंशियल कंडीशन है, तो बट ये नहीं है, इट कैन बी नॉट इन राइटिंग, राइट? अंडर विच सर्कमस्टेंसेस एन अनपर सेलर रिसेल्स द गुड्स वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर? वहां पे आपको रिसेल करना ही पड़ेगा। कॉस्ट ज्यादा है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप कॉस्ट भी ज्यादा है और आपने उस पर खर्चा किया वो चीज संभालने में, ठीक है, अनपेड सेलर ने, तो अलग चीज है। ठीक है, बट पेरिशेबल मतलब आप नोटिस दे सकते हो, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो नोटिस देना पड़ेगा आपको। मैं कॉस्ट ज्यादा है या कॉस्ट कम भी है, अगर पेरिशेबल नहीं है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा बायर को कि भाई मैं बेच रहा हूँ, पैसे नहीं दिए तो, और फिर बेच सकते हो। और इस केस में आपको क्या करना है, और उसको संभालने का खर्चा अगर ज्यादा आ रहा है, 2/3 से ज्यादा हो गया उस चीज का, तो भी आप बेच सकते हो। बट पेरिशेबल के नेचर के गुड्स के केस में आप डायरेक्टली बेच सकते हो। सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद बिल ऑफ एक्सचेंज डैश डैश इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर कस्टम्स एंड यूसेज। तो गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, इसका मतलब लगता है कि करेंसी नोट, बिकॉज उस पर लिखा होता है, गवर्नर का प्रॉमिस होता है कि आई विल पे, ठीक है, टू द होल्डर। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे तीन बैंकर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो ये टेंटेटिव था, नीचे अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस एंड आंसर की है टेंटेटिव, मैं उसका वीडियो बाद में डालूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको इस आंसर की के हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।